रूबी एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टॉक। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस के रिलेटेड टॉपिक्स की, जो रहने वाली है हमारी कोई भी डोमेस्टिक कंपनी इंटरनेशनल किस तरीके से जाती है, क्या क्या स्टेजेस से होगी वो गुजरती है, कौन कौन से एडवांटेज देखने के लिए मिलता है, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, हमारे लाइसेंसिंग क्या होता है, फ्रेंचाइजीज क्या होती है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, मर्जर क्या होता है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हमें देखने के लिए मिलने वाली है। तो लास्ट तक बिल्कुल जुड़े रहना। इस क्लास से आप लोग 2 से 4 नंबर पूरे पक्के लेके ही जाने वाले हो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। बिजनेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि हम किसी चीज को प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं, कहीं से उसको परचेज करके उसको रीसेल कर रहे हैं, तो वो हमारी किसके अंदर आ जाती है, वो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, जिससे हम कोई भी, हमारा मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। यही सेम चीजें अगर हम क्या कर रहे हैं, एक ज्योग्राफिकल एरिया के बियॉन्ड जाके हम सेम एक्टिविटीज को कर रहे हैं, तो वो हमारी इंटरनेशनल के अंदर क्या कर दी जाती है, कंसीडर्ड कर दी जाती है। अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की, तो इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू दोज बिजनेस एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अभी हमने बात करी थी कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाके अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा किस में कंसीडर्ड किया जाएगा, वो हो जाता है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। अच्छा, सब लोग अच्छे से जानते होंगे इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, क्योंकि हम लोगों की जो डिपेंडेंसी है ना, वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम लोग अगर ड्रेसेस को खरीद रहे हैं, अगर हम कपड़ों के उसमें जाएं, तो हम लोग कपड़े भी बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें मेकअप प्रोडक्ट्स की, तो हम इंडिया को कम प्रेफर करके हम बाहर के मेकअप प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। अगर हम देखें कि आजकल लोगों को एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला हुआ है कि कोरिया के जो प्रोडक्ट है ना, वो गोरा कर देते हैं, लोगों की स्किन काफ़ी अच्छी कर देते हैं। तो लड़कियां लड़के सब लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, और वहाँ की मार्केट जो है इसकी वजह से ग्रो कर रही है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस हमारे यहाँ से इंटरलिंक्ड है, तभी तो इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। अगर हम कुछ कंपनीज की बात करें, ठीक है, तो कुछ कंपनीज हमें देखने के लिए, इन सारी कंपनीज से हम बहुत अच्छे से अवेयर हैं। कुछ ऐसे बड़े ब्रांड्स हो सकते हैं, जैसे कि बैग्स के हो गए और हमारे क्लोथ्स के अंदर हो गए, जिनको हम ना भी जानते हो, बट ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी परचेज करते हैं। अगर हम बात करें एप्पल की, है ना, हम सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बट हाँ, एडवर्टीजमेंट में हमने इसको अच्छे से देखा होगा, अपने दोस्तों के हाथ में देखा होगा इसको, है ना, बहुत जगह पे देखा होगा। तो एप्पल क्या कर रहा है, एप्पल भी कहीं ना कहीं डोमिनेंट है हमारे यहाँ पे, है ना, बहुत ज़्यादा इसकी सेल है हमारे यहाँ पे, इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल है। कोको कोला आप लोग देखोगे कि भाई जो ब्रेवरेजेस होती हैं उसको यंगस्टर बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, पार्टीज़ के अंदर उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको डे टू डे लाइफ में अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो बच्चे इसको लेने लग जाते हैं। मैकडी, बर्गर खाने के लिए हम लोग मैकडी वगैरह जाते हैं, है ना, रेगुलर नहीं, समटाइम्स जाते हैं, बट वो भी हमारे इसके अंदर आ जाता है। ये सैमसंग हो गया, टोयोटा हो गया, ये सारे ऐसे ब्रांड हैं जो इंटरनेशनल के अंदर हमारे कंसीडर्ड किए जाते हैं, जो कि हमारी डोमेस्टिक कंपनी के अंदर आके अपनी फर्म्स को ऑपरेट करके यहाँ पर चला रहे हैं। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो फीचर्स के अंदर आ जाता है लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा। किस वजह से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अब अगर हम डोमेस्टिक में काम कर रहे थे, तो क्या पता वहाँ की मार्केट काफ़ी छोटी हो। अगर हम जा रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ में काम करने के लिए, हम यूएस से जा रहे हैं, हम चाइना जा रहे हैं, या हम कहीं भी जा रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर, तो हमें अपने ऑपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज, हम कहीं से कुछ सामान मंगा रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, ठीक है, अपनी स्ट्रेटजीज को वहाँ के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना कंट्रीज के साथ, बहुत अच्छे बिल्डअप हो जाते हैं। डोमिनेटेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज एंड एमएनसी। देखो, आप लोगों ने देखा होगा भाई, कुछ कंपनीज होती है जिनकी जो डोमिनेंट होती है, किस तरीके से, क्या हमारी डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं वो अच्छा पे नहीं करती, क्या हमारी डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं वो अच्छी नहीं है। सब लोग एमएनसीज की क्यों बात करते हैं, है ना, आपके दोस्तों में भी आपने सुना होगा कि भाई बोलते हैं कि एमएनसीज बहुत अच्छी होती हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मतलब जॉब करते हैं एमएनसीज के अंदर, भाई एमएनसी बहुत अच्छी होती है, मेरा सपना है एमएनसी में जॉब करने का, भाई मैं करती हूँ जॉब। बहुत लोगों के मुँह से आपने ये बात सुनी होगी। क्यों, क्या पता वहाँ पे पे आउट रेशियो अच्छा मिल रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल रहा हो, टेक्नोलॉजी अच्छी मिल रही हो, ग्रोथ अच्छी मिल रही हो, लोगों को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक कंपनी वहाँ पे देखने के लिए हमें बेटर मिल रहे हैं, तभी तो लोग उसकी तरफ जा रहे हैं और तभी वो डोमिनेंट है। हाई लेवल ऑफ कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप इंटरनेशनल की तरफ ग्रो अप करोगे, कंपटीशन बढ़ता जाएगा। किस तरीके से कंपटीशन बढ़ेगा, पहले से ही वहाँ पे कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, और आपकी फर्म भी अगर वहाँ पे आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है।
स्पेशल फोकस ऑन द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अगर हम बात करें कंपटीशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इनोवेशन देखना पड़ेगा। अगर हमारा प्रोडक्ट कहाँ जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उससे बेटर हम उसको लेके जाएंगे, क्यों, हमें उसकी टेक्नोलॉजी ग्रोथ करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो सामने वाला जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो हमसे अच्छा निकल जाएगा, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल चीज जाने के लिए चीज़ों के अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट लाना पड़ता है। वेरी सेंसिटिव इन नेचर, सेंसिटिव होती है नेचर के अंदर, क्यों होती है, कभी सोचा सेंसिटिव क्यों होता है बिजनेस? अच्छा, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होती है ना बहुत ह्यूज लगती है, और यहाँ पे तो हमें बाहर जाके बिजनेस करना है, इंटरनेशनल जाके बिजनेस करना है। तो भाई इंटरनेशनल में पैसा लगाना मीन्स बस ये लगाना कि शेर के मुंह में हाथ डाल देना। हमें नहीं पता कि हम वहां से बच जाएंगे या फिर नहीं बचेंगे, है ना, कुछ भी हो सकता है। क्या पता हमारा बिजनेस बहुत हाइप पे चला जाए, क्या पता हमारा बिजनेस डूब जाए। तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है बिजनेस के अंदर। हम ये टर्म भी पढ़ते हैं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ज्यादा रिटर्न आपको देखने के लिए मिलने वाली है। हम बात करते हैं वेरी सेंसिटिव इन नेचर, राइट, सेंसिटिव होते हैं नेचर के अंदर क्योंकि रिस्क भी बहुत जल्दी से हो जाता है इसके अंदर, और रिवेन्यू भी उतनी जल्दी से हो जाता है। जब चल जाती है ना कंपनी तो रिवेन्यू इतना दे देती है कि अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, और जब डूबती है तो इतना ज़्यादा डाउनफॉल पे पहुंचा देती है कि इंसान एज्यूम भी नहीं कर सकता एक पर्सन उसको, ठीक है। नीड एक्यूरेट एंड टाइमली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, हमें पता होना चाहिए मार्केट के अंदर ट्रेंड में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा डिमांड में है। हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल में लोगों का टेस्ट क्या है, लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है, लोग किन चीज़ों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, सारी चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन मिलेगी मार्केट की तभी तो उसके ऊपर रिसर्च करके हम अपना प्रोडक्शन कर पाएंगे इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें कंपटीशन एंड प्रॉफिट मार्जिन, हम लोग अभी बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि क्या होता है, जितना ज़्यादा हमारा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा हमारी रिटर्न होगी। तो प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा। जब आप डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में जा रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो, आप प्रॉफिट कमाने ही जा रहे हो ना। मैं डोमेस्टिक में भी काम कर सकती थी, मैं क्यों जा रही हूँ वहाँ पे, है ना, क्यों मैं इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ वहाँ पे, क्यों जाके इतना पैसा लगा रही हूँ, क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, जब मेरा बिजनेस यहाँ भी अच्छा खासा चल रहा था। मैं जा रही हूँ प्रॉफिट के लिए कि यहाँ मुझे कम प्रॉफिट था, वहाँ मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो रिस्क जितना होगा उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट भी वहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है, राइट। अब हम बात करते हैं इमरजेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की टू इंक्रीज मार्केट शेयर। पहला पॉइंटर आ जाता है इसके अंदर, मार्केट का शेयर इंक्रीज होगा। आप बाहर जाओगे, बाहर की मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करोगे, आपका मार्केट शेयर जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा। टू अचीव हायर रेट ऑफ प्रॉफिट्स अच्छे होंगे हमें, है ना, एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक कंपनीज। हमें प्रॉफिट वहाँ पे इंटरनेशनल में काफ़ी अच्छे मिलेंगे। जो चीज़ शायद हमारी यहाँ पे कम पैसों में बिक रही हो वहाँ पे ज़्यादा पैसों में बिकेगी, क्योंकि जो हमारा करेंसी डिफरेंस हो जाता है ना वो भी काफ़ी ह्यूज आ जाता है। जो हमारी करेंसी की वैल्यू है और इंटरनेशनल के कंपेरिजन में वो थोड़ी वीक है। और हम नेक्स्ट बात करें टू हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी में हेल्प करेगा डेवलपमेंट में। जब कोई कंट्री आपके यहाँ पे आके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है, कोई कंपनी यहाँ पे आके स्टार्टअप कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का डेवलपमेंट तो होगा ही ना, वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि वहाँ के लिए वो लोग चैरिटी, डोनेशन, काफ़ी सारी चीज़ों के थ्रू आपकी कंपनी की, आपकी कंट्री की हेल्प करते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन इससे अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड मार्जिनल कंपिटेंसी, हमें अच्छे से क्या यूज़ करना है इसके अंदर। हमें जितनी हम अच्छे से कंपिटेंसीज को यूज़ करेंगे, compete कर पाएंगे मार्केट के अंदर, जितनी अच्छी मैनेजरियल स्किल्स हम लोग यूज़ कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने रिसोर्सेज को जितने अच्छे एफिशिएंटली तरीके से मैनेज करेंगे, उतना हम इसमें ग्रोथ करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। स्कोप देखो बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसके अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से मैचिंग भी आ जाती है, आपको देखने के लिए मैचिंग भी मिल सकती है। इसमें से सीधे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है। डिफरेंट भी पूछा जा सकता है कि एक्विजिशन क्या होता है, मर्जर क्या होता है, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्या होता है, दो इंडिविजुअल कंपनीज म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए अगर साथ में मिलकर काम करती हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करती हैं, तो वो हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम अपनी लाइबिलिटीज़ वगैरह को शेयर नहीं करते, ठीक है। फॉरेन
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई तो आप लोगों ने सुना ही होगा भाई, बाहर की कंट्रीज हमारे यहाँ पे आके एफडीआई कर रही है तो क्या फायदा होगा, एफडीआई से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहली बात तो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट वो इसके अंदर कर रही है। सेकंड चीज़ ये होगी, हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करेगा, हमारे यहाँ के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो लोग बेरोजगार थे क्या पता कंपनीज के थ्रू उनको भी जॉब मिल जाए अच्छी खासी। और प्लस एक चीज़ का ये फ़ायदा रहेगा कि वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए भी काम करेंगी। नेक्स्ट हम बात करें मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है काफ़ी। हम पहले बात करेंगे मर्जर की। देखो हम मर्जर की बात करें, जैसे A प्लस B, ये दो कंपनीज हैं, ठीक है, इसकी इंडिविजुअल कंपनी है और इसकी इंडिविजुअल कंपनी है। अब ये क्या चाहती है, ये अपने प्रॉफिट्स को और अपने लॉसेस को, सारी चीज़ों को शेयर करना चाहती है। मतलब इनकी जो लाइबिलिटी बनती है, इनके जो प्रॉफिट्स वगैरह रेवेन्यू है, वो सबको शेयर करना चाहती हैं आपस में। या ऐसा हो सकता है कि भाई एक कंपनी इनमें से काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गई हो, वो मार्केट के अंदर उसका शेयर बहुत ज़्यादा डाउन चला गया हो, तो ये लोग क्या कर लेंगे आपस में, ये मिलकर बन जाएंगे A और B, ये सारी चीज़ों को अपने शेयर कर लेंगे आपस में, ठीक है। तो इनके जितने भी असेट्स थी, लाइबिलिटी थी, रेवेन्यू था, ये सब को आपस में शेयर कर लेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लोग टैक्स भी सेव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा मर्जर के अंदर। एक्विजिशन के अंदर हमारा क्या आ जाता है, एक्विजिशन में आ जाता है हमारा कंपनी A और B। सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग एक्विजिशन में। आप लोगों ने एक चीज़ तो सुनी होगी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अगर ये जो फर्म है ये पावरफुल है काफ़ी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये इसको अडेप्ट कर लेगी, इस वाली फर्म को क्या कर लेगी, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी, और इस वाली कंपनी का जो एग्जिस्टेंट है ना वो खत्म हो जाएगा, इसकी एग्जिस्ट खत्म हो जाएगी यहाँ पे बिल्कुल। और ये क्या बनेगी, सिर्फ ये ए कंपनी रह जाएगी, ये इसको परचेज कर लेगी, इसके जो भी लाइबिलिटीज़ थी, इसका जो रेवेन्यू है, इसकी जो असेट है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा भी होगा, VI, वोडाफोन और आइडिया। नेक्स्ट हम बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हम देखते हैं कि हम सर्विसेज का भी यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ के डॉक्टर बाहर जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, अच्छी सैलरी मिल रही है वहाँ पे, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों को वहाँ पे, है ना। बाहर की कंट्री के लोग कुछ सर्विसेज देने यहाँ पे आ रहे हैं इंडिया में, क्या पता उनको इंडिया की मार्केट काफ़ी अच्छी लग रही हो, काफ़ी बड़ा स्कोप उनको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, तो सर्विसेज का भी एक तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है हमारा। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजीज क्या हो जाती है हमारी, लाइसेंसिंग हमारा आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर, ट्रेडमार्क हो जाता है, कॉपीराइट हो जाता है हमारा, ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी किसके अंदर, लाइसेंसिंग के अंदर। कोई भी किसी भी चीज़ के लिए अगर हम लाइसेंस ले रहे हैं, टूवर्ड हमें उसके लिए क्या पे करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फीस पे करनी पड़ेगी, और उस फीस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंचाइजी भी कहीं ना कहीं से सिमिलर होती है, क्योंकि यहाँ पे भी हम एक राइट देते हैं सामने वाले को हमारा प्रोडक्ट सेल करने के लिए, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आप उसको स्टार्टअप करने के लिए और आइडियाज़ देते हो, अपनी एक रेसिपी देते हो। अगर हम बात करें मैकडी की, ठीक है, मैकडी की फ्रेंचाइजीज, डोमिनोज की फ्रेंचाइजीज आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखी होंगी, बट उसके अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है, इसके अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है, यहाँ पर सिर्फ आप क्या दे रहे थे, रॉयल्टी फी दे रहे थे और सिर्फ आइडिया दे रहे थे अपना, ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट दे रहे थे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप ये वैल्यू के ऊपर बात आती है, यहाँ पे आप पूरा कॉन्सेप्ट दे रहे हो उसको चलाने के लिए। मैंने मैकडी की फ्रेंचाइजी ले ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल, है ना, और मैंने क्या करा, मैं अपने हिसाब से उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकती, जो वो मुझे ट्रेनिंग देंगे वहाँ से ट्रेनिंग मुझे प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ से बताया जाएगा किस तरीके से का मुझे आउटर लुक रखना है अपने मैकडी का, तो सारी चीज़ें वहाँ से बता के दी जाती हैं कि मतलब किस तरीके से सारी चीज़ें उनकी होती हैं, उनका सेटअप होता है, बस हमें क्या करनी होती है, उसके लिए पेमेंट करनी होती है। और यहाँ पे सिर्फ आपको, जैसे कि लाइसेंसिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, डिज्नी तो सबने देखा होगा बचपन में, है ना, क्या कहते हैं उसको, मिक्की माउस, है ना। मिक्की माउस से क्या होता था भाई, मिक्की माउस हम लोगों को बड़ा पसंद था। आजकल लड़कियां बड़ी मिक्की माउस की टी शर्ट्स ढूंढती हैं कि भाई हमें क्यूट दिखना है, एक वर्ड आया ना पूकी मार्केट के अंदर, तो हमें वो दिखना है, तो हमें क्या करना है भाई, हमें चाहिए किस चीज़ की टी शर्ट, हमें चाहिए एक अच्छी खासी उसकी टी शर्ट मिक्की माउस की, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ से एक परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या हम आपकी भाई एक आपका जो कैरेक्टर है उसको अपने टी शर्ट्स के ऊपर डाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या लेना पड़ता है, उसके लिए हमें एक पेमेंट करनी पड़ेगी जिसको हम रॉयल्टी कहते हैं। ये लाइसेंसिंग के अंदर आ जाता है हमारा। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज क्या हो जाता है, मर्चेंडाइज को हम बोलते हैं, मर्चेंडाइज होता है हमारा गुड्स,
मर्चेंडाइज हमारा गुड्स के अंदर कंसीडर्ड किया जाता है। गुड्स जैसे कि भाई हमने कपड़े मंगा लिए, कोई प्रोडक्ट मंगा लिए, कोई भी फिजिकल असेट जो भी हम बाहर से मंगा रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ ये टॉपिक्स रहते हैं, बेनिफिट्स रहते हैं इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, बेनिफिट्स पूछ लेते हैं। तो ये आप जितने अच्छे से लर्न कर लोगे उतना बेटर रहेगा, इसलिए मैंने पीपीटी के अंदर ऐड ऑन कर दिया है। इसमें डिस्क्रिप्शन कभी भी नहीं पूछते हैं, इसके अंदर सीधे सीधे ये पॉइंटर्स आपको एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें, लो प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाता है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन हो जाता है, ट्रेड पार्टनर कैन सपोर्ट हायर द टैक्स रिवेन्यू, कंट्रीज कैन एक्सपेंड देयर टारगेट मार्केट, ये सारे पॉइंटर्स हैं। ये कुछ पॉइंटर्स इसमें से एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलते हैं, तो आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या हो जाते हैं इसके, हाई लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। अभी हमने जैसे एफडीआई में बात करी थी कि आपके यहाँ पे अगर आके कंट्रीज स्टार्टअप करती हैं, कंपनीज खोलती हैं, यहाँ पे आपके लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करेगा, ठीक है। आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स मिलेगा लोगों को, आपकी जीडीपी ग्रो होगी, जिससे आपके यहाँ का हाई लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा। इंक्रीज सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर भी होगा। कंपनीज जब आपके यहाँ पे आके काम करती हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो टैक्स भी पे कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी दे रही हैं, कहीं ना कहीं हर सेक्टर में कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत डोनेट करती हैं ताकि सोसाइटी का भी वेलफेयर हो पाए। वाइडर हो जाएगी मार्केट, काफ़ी वाइडर हो जाएगी मार्केट, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज जब आके आपके यहाँ पे पार्टिसिपेशन करेंगी, अपनी जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप करेंगी, तो वाइडर हो जाएगी मार्केट। उससे रिड्यूस हो जाएगा रिस्क, लार्ज स्केल इकोनॉमी हो जाएगी, पोटेंशियल अनटैप्ड मार्केट। अगर हम बात करें अनटैप्ड मार्केट की, अनटैप्ड मार्केट कैसे होगी, क्या पता हमने कोई ऐसा एरिया छोड़ दिया हो जहाँ पे हमने अभी तक कुछ भी अगर हमने प्रोडक्शन ना किया हो, वहाँ की मार्केट को ही ना देखा हो, वहाँ का यही नहीं पता लगाया हो कि ये वहाँ के लोग, क्या पता वहाँ की मार्केट हमारे यहाँ से बेटर चल रही हो, क्या पता वहाँ लोग बहुत ज़्यादा हो, क्या पता बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट हो। इंडिया के अंदर तो बहुत कंपनीज आके करना चाहती हैं स्टार्टअप, क्यों? इंडिया के अंदर लोग बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया के अंदर डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं लोगों की, मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इसलिए जो मोस्ट ऑफ द फर्म्स होती हैं वो इंडिया के अंदर आके अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। हाँ, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जिनसे एक इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें डोमेस्टिक क्या होता है, देखो हम एज इट इज़ जैसे आपने यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे थे, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एनालिसिस करके चीज़ों को बना रहे थे, हमें सेम टू सेम वैसे ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन को करते रहना है। वो हमारा डोमेस्टिक के अंदर आ जाएगा, मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना, जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाते चले जाओ बस। और ये तो हमारा डोमेस्टिक हो गया। अब इसी को अगर हम जाके कहाँ पे सेल कर दे रहे हैं, इसको हम इंटरनेशनल में सेल कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये एक स्टेप आगे पहुंच गए, ठीक है। अपने यहाँ पे बेच रहे थे, पहले अपनी मार्केट के अंदर बेच रहे थे, वही चीज़ें बना रहे थे, उनको यहाँ पे बेच रहे थे, वही चीज़ें बना रहे हैं, अब बाहर जाके बेच रहे हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल में आ गया। बस इसके अंदर हमारी थोड़ी और कंट्री ऐड हो गई। अब हम बात करते हैं मल्टीनेशनल की। इसके अंदर क्या होगा, मल्टीनेशनल के अंदर हमें कंट्रीज तो काफ़ी सारी देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन हम क्या करेंगे, एक जगह पे प्रोडक्शन करके एक कंट्री से हम डिफरेंट कंट्रीज के अंदर क्या करेंगे, इसमें सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इंटरनेशनल गए, यहाँ पे हम मल्टीनेशनल गए। मल्टी मतलब काफ़ी सारे डायरेक्शन में जा रहे हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के पास में जा रहे हैं, प्रोडक्ट हम एक जगह पे बना रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पे हम कंट्रीज़ की टेस्ट और प्रेफरेंसेस का ध्यान रख रहे हैं कि किस जगह पे किस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और वहाँ पर जाके सेल आउट कर रहे हैं। अगर हम ग्लोबल की बात करें, ग्लोबल के अंदर हम क्या करेंगे, ग्लोबल के अंदर हम कंट्रीज़ को तो इंक्रीमेंट होगा कंट्रीज़ का, साथ ही साथ क्या होता चला जाएगा, साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को देखना है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि हमें वहीं पर कोई ना कोई अपनी ब्रांचेस को ओपन कर देना है। पहले यहाँ पे ब्रांचेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक हेडक्वार्टर है, यहाँ पे कोई ब्रांचेस नहीं है, सिर्फ यहाँ से सेल आउट हो रहा है। वहाँ पे जहाँ पे हम बेचेंगे वहाँ पे उसकी एक ब्रांच हम ऑपरेट कर देंगे, ठीक है, जहाँ से उसका पूरा जो काम है वो हैंडल हो सके एक तरीके से। ट्रांसनेशनल के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, कंट्रीज़ का लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा वाइड कंट्रीज़ को ये कवर अप करता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल और ट्रांसनेशनल, इस तरीके से इस पर क्वेश्चन आता है सीक्वेंस में लगाने के लिए। आपको एक चीज़ इसमें से पीछे दे देंगे, कोई आगे दे देंगे और आपको पूछेंगे क्या ये सही सीक्वेंस है। और काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर आपको कुछ चीज़ मिसिंग दे दे और इसके अलावा कुछ और वर्ड दे दे, इसमें कोई और टर्म दे दे,
तो ऐसे भी बन सकता है। और लेकिन इस पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये आपको छोड़ के नहीं जाना, इसको नोट डाउन कर लेना है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, डिटेल दे रखी है, आप यहाँ से इसकी डेफिनेशंस को पढ़ सकते हो। जैसे कि हल्दीराम डोमेस्टिक कंपनी है ये हमारी, यहीं पे बनाती है और यहीं पे बेचती है। अगर हम एक बेसिक डिफरेंस की बात करें डोमेस्टिक कंपनीज के अंदर और इंटरनेशनल के अंदर, एक बेसिक डिफरेंस क्या आ जाता है, तो वो देखो हमारा ज्योग्राफिकल स्कोप आ जाता है। हमारा स्कोप कैसा है मार्केट का, हमारी मार्केट कितनी बड़ी है, हमारे यहाँ के लोग क्या सबसे ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, किस सेक्टर में हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, तो हमारी अलग हो सकती है और बाहर फॉरेन कंट्रीज़ की वो अलग हो सकती है। ठीक है, अगर हम करेंसी की बात करें तो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है और बाहर की करेंसीज़ की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो ये आप पिक्चर्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हमारा ज्योग्राफिकल एरिया का डिफरेंस आ जाता है एक, तो हमारा दूसरा करेंसी का डिफरेंस आ जाता है। थर्ड जो होता है वो कस्टमर्स का देखने के लिए मिलता है। कस्टमर्स का कैसे मिलता है, अगर आप एक इंडियन कस्टमर से पूछोगे कि आपको किस तरीके की चीज़ें पसंद है, ठीक है, तो उसकी जो प्रेफरेंस होगी वो अलग होगी। अगर आप एक इंटरनेशनल पर्सन से पूछते हो कि आपकी क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, तो उसकी अलग होगी। इंडियन जो पीपल है, क्या पता वो मैकालू टिक्की का बर्गर खाता हो और वो बीफ बर्गर खाता हो इंटरनेशनल वाला, है ना। मैकडी भी तो इसी तरीके से करता है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो बनाता है। ठीक है, तो कस्टमर अलग अलग हो सकते हैं, मार्केट अलग अलग हो सकती है, स्कोप अलग अलग हो सकता है हमारा। इसी तरीके से हमारी जो रेगुलेशंस है ना वो भी अलग अलग होती हैं। यहाँ के रूल्स अलग होते हैं, बाहर के रूल्स अलग होते हैं। हमारे इंटरनेशनल के अपने खुद के लॉज बने हुए हैं, यहाँ के हमारे खुद के लॉज बने हुए हैं कि अगर भाई कोई कस्टमर के साथ गलत करता है तो उसके लिए अलग लॉ बना हुआ है, वहाँ के लिए अलग लॉ बने हैं। तो अपनी रूल रेगुलेशंस भी हमारी अलग अलग रहती हैं। ज्योग्राफिकल, करेंसी, कस्टमर एंड रेगुलेशन, ये हमारा डिफरेंस है। पिक्चर्स के थ्रू आप लोग इसको देख भी सकते हो। अगर हम बात करें अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें 4 अप्रोचेस आ जाती है। इसको EPRJ अप्रोच के नाम से जाना जाता है। EPRJ अप्रोच बहुत मोस्ट फेवरेट टॉपिक है NTA का, जो कि आपको एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। या तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि E स्टैंड फॉर, P स्टैंड फॉर, G स्टैंड फॉर, इस तरीके से आपको एथोनोग्राफिक की जगह एंथुजियाज्म दे देंगे, या पॉलीसेंट्रिक की जगह पॉलिटिकल सेंट्रिक दे देंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत चेंजेस करके दे देते हैं। एथोनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक, इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए भी दिया जाता है। इनको आगे पीछे भी बिल्कुल नहीं लगाना, ये इसी तरीके से चलती हैं अप्रोचेस। एथोनोसेंट्रिक क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। एथोनोसेंट्रिक बात करता है, होम बेस्ड अप्रोच बोलते हैं इसको। कोई भी कंपनी अगर अपनी होम कंट्री के बेसिस पे चीज़ों को बना रही है, अपनी एक तरीके से अपनी डोमेस्टिक कंपनी को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बना रही है, वहीं के लोगों के अकॉर्डिंग बना रही है, सिर्फ वो जहाँ की है, चाहे वो US की कंपनी है, चाहे वो जापान की कंपनी है, चाहे वो इंडिया की कंपनी है, तो वो सिर्फ अपनी होम कंट्री को देख के बना रही है कि हमारे यहाँ पे लोग ये प्रेफर कर रहे हैं तो हम इसी चीज़ को बनाएंगे, इसी चीज़ को हम बेचने वाले हैं। ठीक है, लेकिन पॉलीसेंट्रिक क्या होती है, पॉलीसेंट्रिक हमारी होस्ट पे बात करती है, होस्ट बेस्ड होती है ये हमारी होस्ट कंट्री को देख के बनाती है। ये भी देख रही है कि सामने वाला क्या मांग रहा है, कि सामने वाला इस चीज़ से खुश है, कि सामने वाला इस चीज़ को रीपरचेज करेगा। तो ये होस्ट कंट्री, इसके भी कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि पॉलीसेंट्रिक कंट्री इज विच अप्रोच, होम बेस्ड और होस्ट बेस्ड। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है, एथनो को हम बोलते हैं होम एंड पॉली को हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, थर्ड आ जाती है रीजियोसेंट्रिक, ये रीजन वाइज चीज़ों को बनाती है। ये जहाँ पे जाएगी वहाँ के लोगों को देखेगी, उनके रीजन को देखेगी, उनके रीजन वाइज ये चीज़ों को बनाने की कोशिश करती है। जियोसेंट्रिक में आ जाता है, ये पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को कवर अप करती है और सारे ही ज्योग्राफिकल एरिया को कवर अप करके उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाने के लिए ट्राई करती है। ये क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। नेक्स्ट है एथनोग्राफिक व्यू कंसंट्रेट ऑन देयर। तो ये 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चंस के जो आंसर है आप लोगों को कमेंट में देना है, या आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहने वाली है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।